हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वी टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 के बारे में और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ये है पार्ट 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा 5th टॉपिक। स्टार्टिंग के हमने 4 टॉपिक पार्ट 1 में कर लिए हैं। 5th टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब भी कोई मैनेजर किसी एक्टिविटी को करता है, कोई काम करवाता है, कोई एक जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए, तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि मैनेजर कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमको हमारा गोल जो है वो अचीव करना है। तो एक सिस्टमेटिक वे में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अपने पूरे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हुए कोई मैनेजर काम करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक वे में, तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे सिस्टमेटिक वे में काम होता है वो होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग एन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कैरी कर रहा है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या रिजल्ट होगा? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा टू अचीव सिस्टमेटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हम क्या अचीव कर रहे हैं? सिस्टमेटिक वर्किंग कंडीशंस और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, हमारे रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर clearly spells out the job to be performed by each individual. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उसको क्या जॉब करनी है, उसका क्या काम है। हर किसी को अलग अलग काम दे दिया जाता है। ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब कि एक काम को 2 बंदे कर रहे हैं। ठीक है। एक काम है और उसको सेम काम को 2 बंदे कर रहे हैं, नहीं। सबको अपना अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, अलग अलग तरीके का काम सबको दे दिया जाता है। द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना दिया जाता है, डेजिग्नेशन सभी इंडिविजुअल्स को दे दी जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली। इसको हम इंटेंशनली बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मैनेजर्स, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किस लिए बनाया जाता है ये स्ट्रक्चर? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर सबको एक एक काम दे देता है और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास एक एक काम होता है। वो बोलता है इसको करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है, एफिशिएंट यूज करना है सारे रिसोर्सेज का और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली। इसको इंटेंशनली बनाया जाता है। ठीक है। द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना इसका मेन पर्पस होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक जॉब असाइन कर दी जाती है। ठीक है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल को फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग असाइन कर दी जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बता दिया जाता है, सबको पहले से पता होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक सबॉर्डिनेट है, उसका जो सुपीरियर है पहले वो उसके पास जाएगा, फिर इसका सुपीरियर अपने सुपीरियर के पास जाएगा, फिर इसका सुपीरियर, मतलब ऐसे चेन होती है। आप डायरेक्ट सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजर के पास नहीं जा सकते हो, आपको एक एक करके जाना पड़ेगा। अगर आपको जाना है तो एक एक करके सब जगह जाना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सिस्टमेटिक वर्किंग होती है। ठीक है। जिस तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है उससे सिस्टमेटिक और स्मूथ फंक्शनिंग चलती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जब आपने पूरा दिमाग लगा के प्लानिंग करी है, तो जब आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर रहा है तो उससे क्या होगा? हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, मैंने जैसे कि बताया था कि एक काम है, एक ही काम है और इसको 2 अलग अलग लोग कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, सबको अलग अलग काम दिया जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती काम की। कोऑर्डिनेशन बना रहता है सुपीरियर्स में, सबऑर्डिनेट्स में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड होती है कि मतलब यहाँ पे पता होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, ये नहीं कि जितने सुपीरियर्स हैं आप सबके पास जाके रिपोर्ट करो, नहीं, आपका एक बॉस है, आपको उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेन ऑफ कमांड होती है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो काम पर दिया जाता है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस पे नहीं दिया जाता है, ज्यादा काम होता है और ज्यादा ध्यान दिया जाता है आपके काम पर। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है इसकी। डिले इन एक्शन की, देखो चेन ऑफ कमांड को आपको फॉलो करना पड़ता है कि मतलब कुछ दिक्कत है, आपने सुपीरियर को बताया, उसका सुपीरियर, तो चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है। तो इसमें क्या लगता है, टाइम, तो टाइम लगेगा तो क्या होगा, जो भी एक्शन होगा उसमें क्या होगा, डिले। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की जितनी भी सोशल नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, इन सबको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, इन सबको इग्नोर किया जाता है। सिर्फ जो मेन फोकस रहता है वो काम पर रहता है। आप जैसी मर्जी हालत में हो, दे डोंट, मतलब उनको कुछ मतलब नहीं है उस चीज से, ठीक है, उस चीज का वो ध्यान नहीं रखते हैं। आप जैसी मर्जी हालत में हो, उनको सिर्फ चाहिए कि आप काम करो। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, थर्ड पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, कि उनका पूरा ध्यान आप काम पर होगा, मतलब ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स, इन सब पे उनको कोई लेना देना ही नहीं है, उस चीज का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। आप देख लेते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल को एक जॉब दे दी जाती है, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे सबके पास अलग अलग जॉब्स होती है। मतलब कि जॉब, चलो फॉर्मल, आपके पास जॉब तो एक ही है, काम तो आप एक ही कर रहे हो, आप इस एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो, आप एक काम कर रहे हो, तो आपके साथ और भी लोग होंगे जो काम करते होंगे, तो आपने उनके साथ एक अपना कनेक्शन बना लिया है। आप रोज आते हो, उनसे मिलते हो, बात करते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करते हो अपनी, तो ये सब क्या है, इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि अनइंटेंशनली क्रिएट होती है। मैनेजर जानबूझ के नहीं आपको करवाता है ये काम, ये आप खुद अपनी मर्जी से बनाते हो, अपने हिसाब से बनाते हो, ठीक है। तो इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल असाइन वेरियस जॉब पोजीशन, फॉर्मल में तो सबको अलग अलग जॉब दे दी जाती है। व्हाइल वर्किंग एट दो जॉब पोजीशन, जब आप उन जॉब पोजीशंस पे काम कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो कुछ सोशल और फ्रेंडली ग्रुप बना लेते हैं अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ग्रुप एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑफिस में जाके फ्रेंड्स बनाना वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। The informal organizational structure gets created automatically, ये automatically create होते हैं, and the main purpose of such structure is getting psychological satisfaction, और इसका main purpose यही होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए psychological satisfaction मिले, थोड़ी देर आराम मिले, काम से थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा शांति मिले दिमाग को। The existence of informal structure depend upon the formal structure, देखो informal structure किस पे depend करेगा, formal structure पे। क्यों? क्योंकि because people working at different job position interact with each other to form informal structure and the job position are created in formal structure, कि देखो अगर जॉब्स नहीं होंगी, ऑफिस नहीं होगा, तो फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली फॉर्मल स्ट्रक्चर पे। So if there is no formal structure, there will be no job position, there will be no people working at job position, and there will be no informal structure. जब ऑफिस नहीं होगा, काम नहीं होगा, जॉब नहीं होंगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी नहीं होगा।
फीचर्स क्या क्या है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर कोई एफर्ट नहीं डालता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये एम्प्लॉयज अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ। इसमें किसी तरीके का कोई फिक्स पाथ नहीं होता फ्लो ऑफ मतलब अथॉरिटी या कम्युनिकेशन का, आप अपने हिसाब से चूज करते हो। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर information cannot be known under informal structure as any person can communicate with anyone in the organization। कि information का source क्या है वो इतना हमें क्लियरली नहीं पता होता इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, क्योंकि कोई भी किसी से भी कभी भी बात कर सकता है। एग्जिस्टेंस जो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन है, आपको कोई चेन को फॉलो नहीं करना पड़ता, आप जब मर्जी जिस मर्जी से जाके बात कर सकते हो। आपकी सोशल नीड्स फुलफिल होती है यहाँ पे, ठीक है, शांति मिलती है। करेक्ट फीडबैक दिया जाता है, टॉप लेवल मैनेजर्स तक करेक्ट फीडबैक दिया जाता है कि मतलब एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअल में सोच क्या रहे हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रेटेजिक यूज भी होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। The knowledge of informal group can be used to gather support of employee and improve their performance। कि जो भी informal group का जो भी उनका थॉट है वो हमें पता लग जाए अगर, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। थ्रू ग्रैबिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह क्विकली चली जाती है। By cooperating with the informal group, the manager can skillfully take the advantage of both formal and informal organization। मैनेजर अगर आपके इनफॉर्मल ग्रुप का ध्यान रखेगा, उनके साथ कोऑपरेट करेगा, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं इसमें, र्यूमर स्प्रेड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो 70% ऑफ इंफॉर्मेशन जो फैलाई जाती है वो जनरली र्यूमर्स ही होते हैं और एम्प्लॉयज को मिसलीड करते हैं, मतलब झूठी बातें ही होती है। सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई स्मूथ वर्किंग नहीं चलती है, जैसे मर्जी आप जिस मर्जी से बात कर सकते हो। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अगर वो अपोज कर दे पॉलिसीज को, मैनेजमेंट को, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिचुएशन को हैंडल करना, तो इससे नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना मेन काम नहीं होता है, इसमें ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो मोर एम्फेसिस, ज्यादा ध्यान किस पे जा रहा है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा भूलते चले जाते हो इसमें। कुछ इसके डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्मेशन, जो ये डेलिबरेटली फॉर्म किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। इसका इनफॉर्मल का होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। बिहेवियर ऑफ मेंबर जो होता है वो कौन डिसाइड कर रहा है? मैनेजर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो बिहेवियर ना सबका अपना अपना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, स्केलर चेन होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फिक्स सुपीरियर या सबऑर्डिनेट नहीं होता, कोई स्केलर चेन नहीं होती। कम्युनिकेशन में स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन एक के बाद एक करनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, आप कभी भी किसी से भी ओरली बात कर सकते हो, लेकिन फॉर्मल में आपको रिटर्न में ज्यादा बात करनी पड़ती है, रिटर्न चैनल्स का यूज करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। लीडरशिप, इसमें मैनेजर्स जो होते हैं वो लीडर्स का काम करते हैं फॉर्मल में, ठीक है, लेकिन इसमें इनफॉर्मल में किसी तरीके का कोई ऐसा लीडरशिप नहीं होती, कोई भी आपका लीडर हो सकता है, लोएस्ट अथॉरिटी वाला भी आपका लीडर हो सकता है। स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए होता है, क्योंकि आपको अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ग्रो करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो
जरूरी नहीं है कि स्टेबल ही रहे, क्योंकि एम्प्लॉय चेंज करता रहता है अपना ग्रुप, ठीक है, अपने डिजायर्स, अपने फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं है ये लॉन्ग टाइम के लिए ही हो। रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है जो भी आपके कंपनी के हैं, ठीक है, वरना आप पे पेनल्टी लगती है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, हम जो हमारा जो मन करता है हम करते हैं, ठीक है, पेनल्टी नहीं होती। इंटरडिपेंडेंस, the formal structure is an independent structure which can exist systematically after the organization process is over। ठीक है, देखो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता किसी पे, लेकिन जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी यहाँ पे टॉप टू बॉटम चलती है, ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी जगह जा सकती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, 6th पॉइंट है हमारा, 6th टॉपिक है हमारा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है ना उसको बहुत सारा काम दिया जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा, फिर ठीक है, तो उनको बहुत सारा काम दिया जाता है, बहुत सारी अथॉरिटीज दी जाती है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं अपना काम जो है जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, वहां पे डिवाइड कर देते हैं कि ये तुम करना, ये तुम करना, वहां पे वो काम सारा डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही होता है कि जो काम आपको दिया गया है आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे बांट दो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो कि हाँ ये काम करना है, थोड़ा थोड़ा काम आपने सबको बांट दिया। मान लो आप मैनेजर हैं और आपके अंडर में 5 लोग काम करते हैं, ठीक है, 5 लोग काम करते हैं, तो आपने इन 5 लोगों को अलग अलग काम दे दिया है कि तुमने इतना करना है, तुमने इतना करना है, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही होता है कि अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड करना। In every organization, managers are assigned lot of work and manager alone cannot perform all the work। कि managers को बहुत सारा काम दिया जाता है और अकेला वो काम नहीं कर सकता है। He divide the work among different individual working under him according to their qualification and get the work done from them। कि जो भी वो उसको काम दिया गया है वो अपने जो भी इंडिविजुअल्स हैं उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो उनको काम बांट देता है। The manager begin with sharing of his responsibility with his subordinates। ठीक है, अपनी responsibility share करता है वो अपने subordinates के साथ। He deliberately passes some of his responsibility to his subordinate। वो खुद से अपनी responsibility देता है अपने subordinates को। After passing the responsibility, the manager also shares some of his authority। responsibility भी दे देता है, authority भी दे देता है, जैसे कि power to make decisions with his subordinates so that the responsibilities can be carried on properly। कि वो decision लेने की power भी दे देता है अपने subordinate को। To make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently in the expected manner, the manager create accountability and this whole process is known as delegation। ये देखने के लिए कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, वो क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि मतलब डेलीगेशन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी काम को सिस्टमेटिकली कराने के लिए। लेकिन डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि एब्डिकेशन नहीं है, मतलब आप अकाउंटेबल रहोगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो पूरी तरीके से आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते अगर, तो आप अपनी मैनेजर अपनी गलती सबऑर्डिनेट पे नहीं डाल सकता है मैनेजर डांटेगा, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजर जिसने अपने जूनियर मैनेजर को काम दिया था उस मैनेजर को ही अपने टॉप लेवल मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा। आपको हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं अभी, पहले यहाँ से ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमेटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली चलाने के लिए, काम करने के लिए, तो डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। बट डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। After creating accountability on subordinate, the superior also remain accountable। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे दे देने के बाद आप उस काम से छुटकारा नहीं पा सकते हो, आप अकाउंटेबल रहोगे उसके लिए, आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि आप सेल्स मैनेजर हैं और आपका टारगेट आपको दिया गया था कि 1000 यूनिट एक
मंथ में सेल करनी है, लेकिन आपने अपने टारगेट्स को 5 सेल्समैन में जो कि आपके अंडर में काम करते थे उनको बांट दिया, और उसमें से एक सेल्समैन जो है वो बीमार पड़ गया। ठीक है, आपने अब पूरे महीने ध्यान नहीं दिया, आपने बांट दिया और आप बैठ गए आराम से जाके, आपने नहीं ध्यान दिया। तो एट द मंथ क्या होता है कि सिर्फ 800 यूनिट्स ही हम सोल्ड कर पाए। तो आपके जो सेल्समैन थे सिर्फ उन्होंने 800 यूनिट सोल्ड करी, क्योंकि एक सेल्समैन क्या हो गया था, सिक हो गया था। तो इस सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर पूरी बनती है, क्योंकि आपने अपना टारगेट अपने सबऑर्डिनेट्स को पास किया। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को पास करी, डेलीगेट करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहते। आपको ध्यान देना चाहिए था कि सुपरविजन करना चाहिए था टाइम टू टाइम कि वर्क सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम में पूरा होगा नहीं होगा, और अकॉर्डिंगली आपको एक्शंस लेने चाहिए थे। लेकिन आपने क्या किया, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी पूरी अथॉरिटी उनके ऊपर छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या फिर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की क्या प्रोसेस होती है, एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहला आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो कि मतलब जो काम आपको असाइन किया गया है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। फिजिकल हो, मेंटल एक्टिविटी हो, कोई सी भी एक्टिविटी हो जो एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करने के लिए दी गई है एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेलीगेशन की जो प्रोसेस होती है वो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होती है कि मैनेजर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। फीचर्स क्या क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर यही होते हैं कि सबऑर्डिनेट को अपना काम पूरा अच्छी तरीके से पूरा करना होता है। इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बनता है इससे, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो होता है उसको काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है उसको वो पूरी करनी ही होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने सुपीरियर के। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, पावर जो डिसीजन लेने के लिए दी जाती है। ठीक है, क्या डिसीजन, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उसको कैरी ऑन करने के लिए जो भी पावर दी गई है डिसीजंस लेने के लिए, वो होती है हमारी अथॉरिटी। ठीक है, हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, व्हेन मैनेजर्स जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करता है सबऑर्डिनेट को, तो उसके साथ साथ वो कुछ अथॉरिटी भी पास करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो अथॉरिटी जो होता है पास करना, ये डेलीगेशन का सेकंड स्टेप होता है। जब भी कोई मैनेजर अथॉरिटी पास करेगा अपने एम्प्लॉय को, तो वो ये ध्यान में रखेगा, उसको अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो भी अथॉरिटी वो पास कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है उस एम्प्लॉय को उससे मैच करती ही हो। ठीक है, कुछ और ना हो। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से अथॉरिटी मिलती है। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजंस लेने का राइट, किसी भी जगह पे जो भी आपकी पोजीशन है उस हिसाब से। अथॉरिटी डिटरमाइन करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को, क्योंकि सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करते हैं अपने डिसीजंस as subordinate communicates his decision to subordinate expecting compliance from his as per his directions। subordinate नहीं, superior होना चाहिए। अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है लॉ एंड रूल से। आप रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी को अथॉरिटी दे सकते हो, या फिर अपनी अथॉरिटी जो आपको मिले उसको यूज कर सकते हो। अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशन। अथॉरिटी स्केलर चेन से चलती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है, मतलब कि सब ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक दी जाती है। और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑलमोस्ट इक्वली होती है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, ठीक है, तो और मैनेजर ने अपना काम सबऑर्डिनेट्स को बांट दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अकाउंटेबल नहीं रहे, अब आप किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करोगे। आपने पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी है, टास्क बांट दिए,
आप अकाउंटेबल रहते हो, सबॉर्डिनेट्स भी अकाउंटेबल रहते हैं, जवाब देना पड़ता है उनको कि क्यों टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। वैसे ही मैनेजर्स भी अकाउंटेबल रहते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है कि क्यों ये काम नहीं हुआ। ठीक है, मैनेजर को जो टारगेट दिया गया है उसको वो अपने गिवन टाइम पीरियड में पूरा करना होता है। इसको करने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे देता है, बांट देता है, तो उसको बीच में चेक करना चाहिए कि वो काम पूरा सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो गुड, नहीं हो रहा है तो उसको प्लान में, एक्शंस में कुछ नए एक्शंस करने चाहिए, कुछ प्लान में चेंज करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स क्या क्या है? अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, मतलब कि जो भी आउटपुट है उसके लिए जवाब देना। और ये पास नहीं की जाती है, डेलीगेट नहीं की जाती कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, आपसे पूछा गया है तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। It informs through regular feedback on the extent of work accomplished. Regular feedback की तरह भी दी जाती है। It flows upward, that is subordinate will be accountable to his superior. जो होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब कि सबॉर्डिनेट को जवाब देना पड़ेगा अपने सुपीरियर को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको दी गई है काम करने के लिए ढंग से। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो भी आपने काम किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे अच्छी तरीके से निभाया कि नहीं निभाया, उसका जवाब देना। डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डेलीगेट हो जाती है, आप उसको पास कर देते हो अपने सबॉर्डिनेट्स पे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, इसको आप अपने सबॉर्डिनेट्स पे या सुपीरियर्स पे नहीं डाल सकते। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस। अथॉरिटी पावर होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि आपको ये काम पूरा करना है। ओरिजिन देख लेते हैं। अथॉरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी पोजीशन है उससे अराइज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डायरेक्शन ऑफ फ्लो अथॉरिटी में चलता है डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलता है अपवर्ड। डेलीगेशन, इसको डेलीगेट कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती है, लेकिन अथॉरिटी कर सकते हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग है अथॉरिटी का पावर टू टेक डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन होती है कि काम करना है, अकाउंटेबिलिटी में जवाब देना पड़ता है। डेलीगेशन, अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो, और अकाउंटेबिलिटी जरा से भी नहीं कर सकते। ओरिजिन, फॉर्मल पोजीशन की वजह से आती है अथॉरिटी, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है अकाउंटेबिलिटी। फ्लो ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन, मैनेजमेंट इफेक्टिवली चलता है क्योंकि एक मैनेजर को सारे काम नहीं करने पड़ते, वो इधर उधर बांट देता है तो उसके ऊपर वर्कलोड नहीं होता है। एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, तो एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होगी और उनके ऊपर भरोसा करके उनको काम दिया जाएगा और वो काम अच्छे से करेंगे। जो भी उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उस काम के, तो मोटिवेशन एम्प्लॉयज का इंक्रीज होगा। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, कि आपने काम बांटा, काम किया, आपने अपने जो भी आपको टारगेट दिया था वो अचीव किया, तो इससे क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, हायरार्की होती है मतलब कि किस कब किसको सब आपको मतलब रिपोर्ट किसको करना है आपको पता होता है, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ये सबको पता होता है। एक पूरी की पूरी हायरार्की होती है, सबको पता होता है कि वो किस लेवल पे है और किसको रिपोर्ट करना है, किसको जाके जवाब देना है। कोऑर्डिनेशन बनता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, कि मैनेजर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, और जो मैनेजर्स का वर्कलोड है वो इससे कम होता है क्योंकि एक ही मैनेजर अकेला कितने सारे काम को करेगा, तो वो अपने रूटीन वर्क को अपने सबऑर्डिनेट्स पे ट्रांसफर कर देता है। 7th टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पे जो अथॉरिटी होती है ना वो कुछ लोगों के हाथ में ही होती है, मतलब कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। तो सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी होती है वो फ्यू हैंड्स में होती है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के पास होती है।
डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि हर मतलब कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को आपने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी आपने प्रोवाइड करी ही होती है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपनी अथॉरिटी हर एम्प्लॉय को देते हो, और सेंट्रलाइजेशन में जो भी अथॉरिटीज है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास रहती है। Decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. Under decentralization, every employee working at different level gets some share in the authority. सबको मिलता है कुछ ना कुछ share. Decentralization is a policy matter and manager plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy. पहले से ही सोच लेते हैं मैनेजर की कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। आजकल कंपनी जो है वो मिक्स पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, मतलब कि आप अपने छोटे छोटे फैसले ले सकते हो लो, लेकिन एट लास्ट हायर लेवल मैनेजर्स ही आपका जो बड़ा डिसीजन है सिर्फ वही लेगा, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए? डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफर करना ही डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करना। It shows the belief that people are competent, capable and resourceful. इसमें हम ये मान के चलते हैं कि people जो है competent है, capable है और resourceful है। Decentralization indicate that employees at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation of their decisions. कि हम ये मान लेते हैं कि मिडिल और लोअर लेवल पे भी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इफेक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाएंगे, अपने डिसीजंस इजीली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। अथॉरिटी की नीड किसको चाहिए, किसको है? डिसीजन मेकर्स को है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ने बताया। द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट दोज डिसीजंस which will be pushed down to lower level and that will be retained at higher level. टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल पे हैं, वो छोटे छोटे डिसीजंस ले सकते हैं, अथॉरिटी खुद अपने हाथ में रख सकते हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में रिलेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। हम अथॉरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डेलीगेशन में डिसेंट्रलाइजेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं मैनी से। क्यों? बिकॉज सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे हो रहा है। Delegation will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। कि हर लेवल पे हो रहा है तो इससे क्या ये पूरी प्रोसेस क्या निकल के आ रही है? डिसेंट्रलाइजेशन। इफ डेलीगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लेवल ओनली देन देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। कि अगर डेलीगेशन कुछ लेवल तक ही रखेंगे तो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट per annum and authorize him to hire the required worker, decide their salary and working conditions. The production head further share his responsibility and authority with the production manager to achieve the target and select the workers. The production manager फिर share his authority to responsibility with the supervisor who directly deal with the worker and authorize them to select the worker. This sharing of authority and responsibility between director and production head manager subordinate will result in systematic distribution of authority at every level automatically. प्रोडक्शन हेड को बोला गया 50,000 यूनिट बेचो और वर्कर को हायर करो। प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला, प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको बोला था? अपने सबऑर्डिनेट को बोला, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को बोला, जो भी उसका सबऑर्डिनेट होगा उसको बोला कि तुम करो। इसके सबऑर्डिनेट ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला। तो ये जब आप ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हो तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, हर लेवल पे हो रही है ये। दैट इज व्हाई वी से सिस्टमैटिक डेलीगेशन लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। इन डेलीगेशन द अथॉरिटी इज शेयर्ड बिटवीन 2%। डेलीगेशन में अथॉरिटी सिर्फ 2% के बीच में होती है, मैनेजर और उसका सबऑर्डिनेट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोग, हर लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, सब।
नेक्स्ट आता है डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो ऑप्शनल है। डेलीगेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज देयर इज नो इंडिविजुअल हु कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ ओनली। कोई भी इंसान अकेले सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, डेलीगेशन बस एक टूल होता है कि हर एक काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमें करना है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, और टॉप लेवल मैनेजर्स ही जरूरी नहीं है कि इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, स्पेशली द जो कि आजकल लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी चल रही है, आपको डिसीजंस क्विकली लेने पड़ते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास इतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही देनी पड़ती है ज्यादा कि वही डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। कि देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स में भी इनिशिएट मतलब उनको आप बढ़ावा देते हो क्योंकि अथॉरिटी आप लोअर लेवल और मिडिल लेवल तक आप पहुंचा देते हो। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। की कोई अच्छा डिसीजन ले रहा है तो इससे क्या हो रहा है, टैलेंट निकल के आ रहा है ना आपकी कंपनी के लिए, फ्यूचर के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट ने ही डिसीजन ले लिया और बता दिया तो क्विक डिसीजन हो गया। रिलीफ मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि हर चीज में, हर बात में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे कंपनी की ग्रोथ होती है। एम्प्लॉयज में अगर मोटिवेशन रहेगा, फ्रीडम रहेगी तो ग्रोथ होगी। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन में जो कि हर लेवल पे कंट्रोल बेटर रहता है। हर कोई क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी, ठीक है, तो आप उसको चेक तो करोगे ना कि वो पूरी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल बेटर रहता है। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बेटर है सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस यही कंक्लूजन है। डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन लिमिटेड है, डिसेंट्रलाइजेशन लिमिटेड नहीं है। डेलीगेशन दो लोगों के बीच में रहता है, मैनेजर और सबऑर्डिनेट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। तो पहला ये था। दूसरा आता है सिग्निफिकेंट स्टेटस। डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी में, हर जगह, हर लेवल पे ये फॉलो होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ज्यादा जरूरी कौन है, सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा है? डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इट इज द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर। ये रूटीन फंक्शन होता है। ऑलमोस्ट एवरीडे मैनेजर शेयर देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सबऑर्डिनेट। रोज शेयर की जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये वन टाइम डिसीजन होता है, पॉलिसी मैटर होता है। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव एक बार किसी को डिसाइड कर लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज है कि सेंट्रलाइज है, कौन सी पॉलिसी आपको लेनी है। फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में मैनेजर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो ले भी लेते हैं और बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं कि वो पूरी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम। डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है क्योंकि अथॉरिटी एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो फिर वो कंटिन्यूस रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। स्कोप क्या है, ये नैरो है थोड़ा और ये वाइड है। डिसेंट्रलाइजेशन वाइड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी मैनेजर की होती है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है। नेचर क्या है, डेलीगेशन कंपलसरी है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। पर्पस क्या है, बर्डन कम करना मैनेजर का। डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करना। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। जो आपका बिल्कुल बॉस है, एकदम इमीडिएट सुपीरियर जो है आपका, उसकी अथॉरिटी होती है। इसमें अथॉरिटी कौन ग्रांट करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी देख लेते हैं डिफरेंस। मीनिंग क्या है, सेंट्रलाइजेशन में हायर लेवल के पास अथॉरिटी रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल के पास रहती है। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, टॉप मैनेजमेंट्स जो होते हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी रहती है, मिडिल लोअर लेवल के पास लो या बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अथॉरिटी इसमें सिस्टमेटिकली हर लेवल पे डिवाइड की जाती है। सुटेबल, स्मॉल स्केल और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन सुटेबल है, लेकिन जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन सुटेबल है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, मैनेजर्स के पास लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा होता है।
तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।